नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिकल वर्ड देखेंगे। लेक्चर आज थर्ड है। उसमें वन शॉर्ट रिवीजन में जो पहले हम पढ़ा दिए हैं, जो पहले लेक्चर हो चुका है अर्थात लेक्चर 1 लेक्चर 2, उसमें का कुछ क्वेश्चन का रिवीजन करवाते हैं। ठीक, आइए। हाँ, भौतिकी क्या है? भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। हाँ, भौतिकी वह क्या है? घटना है हाँ, जिसके अंतर्गत प्रकृति और हाँ, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, द्रव्य क्या चीज है? द्रव्य। द्रव और द्रव्य में अंतर बता सकती हैं? द्रव मतलब पानी में होता है। हाँ। और द्रव्य मतलब मैटर, जैसे कि पदार्थ, निकाय। अच्छा, ये सब पदार्थ, निकाय, सब्सटेंस, मैटर वगैरह, ये सब क्या नाम देंगे इसको? इनको इन्हीं का नाम है। इन्हीं का नाम है, बट इनको क्या नाम देंगे? अपोजिट मतलब समान वर्ड है। समान वर्ड है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। ठीक। अच्छा, इसको जस्ट उल्टा किया जाए फिर इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? एंटोनिम्स कहेंगे। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए, ऊर्जा का फार्मूला क्या है? E=mc²। वेरी गुड। अच्छा, ई का ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। अच्छा, यम यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान है, मास है। उसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। किस पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। अच्छा, कोई ऐसा मात्रक बताइए जो तीनों पद्धतियों में सेम होता हो? टाइम का मात्रक क्या है? सेकंड। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर सी क्या चीज है? सी जो है लाइट ऑफ स्पीड है। हाँ, लाइट ऑफ स्पीड है। उसका मान कितना होगा, उसका वैल्यू? 3×10⁸ मीटर/सेकंड। वेरी गुड। अच्छा, आप ये बता सकती हैं, जैसे कि द्रव्य की बात हुई है यहाँ पे, कोई पदार्थ है, वो पदार्थ कैसे बना? ये ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ हम लोग पाते हैं या फिर देखते हैं या फिर अनुभव करते हैं, वो कैसे बना, बता सकती हैं? अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। बट उस पदार्थ के मिडल पॉइंट में कुछ ऐसा होता होगा जो कि सभी में देखा जाता है और सभी में पाया जाता होगा। वो क्या है, आप बता सकती हैं? न्यूक्लियस का नाम सुनी होंगी। हाँ, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर में हम लोग क्या क्या पाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अरे वो तो बायो में मत जाइए, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहिए। तो अरे तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक। अच्छा, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और साइड इलेक्ट्रॉन होता है। अब सपोज डेट, मान लीजिए ये ए पदार्थ है, ये बी पदार्थ है। ठीक। अब इस पे हम मान लीजिए 10 कूलाम है। ठीक। अच्छा, कूलाम का राशि क्या है जी? Q=1 है। Q=? आवेश ही है ना ये। हाँ, आवेश है। आवेश का ये मात्रक कूलाम है। हाँ। ठीक ना? अच्छा, कूलाम का परिभाषा बता सकती हैं आप? हाँ, तो नंबरों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कूलाम कहते हैं। Q=Ne है। अच्छा, तो मान लीजिए Ne को अगर हम लोग छोड़ा जाए, क्या कोई और परिभाषा बता सकते हैं? Q=IT है। Q=IT। धारा है I और T समय है। हाँ, तो इससे आप परिभाषा बना सकती हैं? हाँ, किसी पद पर चले गए, Q=IT होता है। हाँ। ठीक। धारा है। हाँ, तो इससे आप तो बना ही सकते हैं। किसी चालक में, अच्छा, किसी चालक में हाँ, धारा प्रवाहित होने में के दर से लगा समय कोई आवेश कहते हैं। हाँ, किसी चालक का धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए 10 कूलाम इस पे है और 10 कूलाम इस पर है। ठीक। अब मान लीजिए इसमें से हम बी वाले में से 2 कूलाम इस पे ले लेते हैं।
तो ये हो जाता है बेचारा 12 कूलाम। तो वो अच्छा, अब माइनस बता भी चल सकते हैं, जाएगा ना? अब बता सकती हैं कि इस ए पदार्थ पे कौन सा चार्ज है और बी पदार्थ पे कौन सा चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होना ही होना है, बट इस अच्छा पर इसमें बता रहे हैं, हाँ, उसमें जो लिया है उस पर प्लस चार्ज होगा। ये लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, हाँ तो इस पर प्लस चार्ज होगा। प्लस चार्ज होगा। चलिए प्लस चार्ज हो गया, और बताइए। और इस पर माइनस, इसमें माइनस चार्ज है। इस माइनस देखिए माइनस 2 का, दो गया है ना। हाँ, तो इसका जस्ट अपोजिट आप करिए, ठीक है। ये ऋण आवेश है इस पर, ठीक, इस पे धन आवेश है। अच्छा जो ठीक? गया है वहाँ पे धन हाँ। आवेश होगा। अच्छा ये बताइए, एक इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है? 1.16 इंटू फिर ये बताइए एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 क्या मात्र गुलाम, वेरी गुड। अब 1 एम इक्वल टू कितना होता है? हाँ, 1 एम यानी 9 गुणे 10 पे पावर 9 क्या किलोग्राम। यहाँ एम से क्या तात्पर्य है? यानी क्या चीज़ है? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाँ, शायद कंफर्म नहीं, -9 है कि 9 है। कहाँ ये यूज होता है? ये जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आवेश है, ठीक है ना, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन निकल के आया है, तो पूछ लिया जाए वो इलेक्ट्रॉन, अगर मान लीजिए ये बी है ये ए है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ए वाले में आया, तो क्या इसका भार और इसका भार दोनों सेम होगा? नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक। ये भार इसका बढ़ जाएगा और इसका भार घट जाएगा। अच्छा ये बताइए कूलाम का नियम कहता क्या है? कूलाम तो मात्रक भी बोल दें आप, बट कूलाम का नियम कहता क्या है? कूलाम का नियम ये कहता है धारा और आयु, ये जो है समय। कूलाम देखिए, दो स्थिर आवेश के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती दोनों आवेश के बल के बराबर होता है, ठीक। अब जिसे क्या होता है कूलाम, जिसे F इक्वल टू F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आवेश है, एक ए आवेश है एक बी आवेश है और इसकी दूरी आर स्क्वायर, ठीक। ये 2 आवेश हो गया, ये बीच का दूरी आर स्क्वायर हो गया, तो इसके गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर इक्वल टू इसके आवेश के बल के बराबर होता है। अच्छा अब मान लीजिए यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो क्या लगेगा? नो, इंटू नहीं लगेगा, F इक्वल टू कॉन्स्टेंट लग जाएगा K Q1 बाई Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा यहाँ पर हम K का मान क्या रखेंगे? K क्या चीज़ है? K कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होगा 1। नहीं, इसकी जगह पर आप रख सकते हैं F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। K की जगह ये हमेशा निश्चित रहता है। अच्छा ये बताइए कांस्टेंट माने क्या होता है? नियतांक से आप क्या समझती हैं? निश्चित वैल्यू किसी चीज का, अगर के आया फिर या पी आया सी आया फिर तो नमो यहाँ रख दिया गया तो उसका मान हमेशा एक ही होगा, ठीक। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का भी वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, ठीक। अच्छा अब ये बताइए भौतिकी का कार्य क्षेत्र तथा रोमांच में स्थूल क्या चीज है और सूक्ष्म क्या चीज है? सूक्ष्म जो है वो एकदम छोटा हो रहता है। हाँ छोटा होता है। और सूक्ष्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। हाँ माइक्रोस्कोपिक। अच्छा ये सूक्ष्म में क्या क्या आएगा? सूक्ष्म में हाँ
वही अरे परमाणविक, आणविक, आणविक तथा हम्म। नाभिकीय घटनाओं से संबंधित जिसे हाँ होता है। ठीक है, सूक्ष्म हो गया। अब स्थूल के विषय में बताइए। और स्थूल में माइक्रोस्कोप। अरे खगोलीय स्तर का जानकारी प्राप्त करते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए उसको 5 भागों में बांटा गया है। हाँ। स्थूल को हाँ कौन कौन से? यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, प्रकाशिकी, दोलन तथा तरंगे, वैद्युत गतिकी। ठीक। चलिए ठीक है। अच्छा इसके विषय में लिखवा दिया गया है? नहीं। यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, यांत्रिकी के बारे में। यांत्रिकी के बारे में केवल लिखवाया गया, ऊष्मागतिकी के बारे में नहीं। चलिए हाँ अब देखो ऊष्मागतिकी क्या होता है। इस शाखा के अंतर्गत हम उसमें संतुलन के नियमों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इस शाखा के अंतर्गत उसमें संतुलन का अध्ययन करते हैं, ठीक। अब देखो जी, ऊष्मा का चाहे स्थानांतरण हुआ, ठीक, ऊष्मा का चाहे स्थानांतरण हुआ चाहे रूपांतरण हुआ। रूपांतरण माने क्या होता है और स्थानांतरण माने क्या होता है? स्थानांतरण मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना। हाँ। और रूपांतरण जो है वो उतना ही दूर में रहेगा। नहीं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना, ठीक। अच्छा शॉर्ट में ये लिखा गया है ऊष्मागतिकी, ठीक, ये भी लिख सकती हैं आप। अब क्या है ऊष्मागतिकी, इस बुक में लिखा है इस शाखा के निकायों मतलब वस्तुओं के उसमें संतुलन के नियमों, ऊष्मा प्रवाह की दिशा, ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण एवं ऊष्मा स्थानांतरण के कारण वस्तु के आंतरिक ऊर्जा, ताप एवं एंट्रोपी आदि में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मा इंजन की खोज ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण का परिणाम है। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर का नाम सुनी ही होंगी, ठीक। इसका कार्यविधि जो है इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। किसके अंतर्गत? उसमें गति के अंतर्गत। अब आ जाइए प्रकाशिकी है, तीसरा है प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स। इस शाखा में प्रकाश के आधारित परिघटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन पर विचार किया जाता है। तो लिखेंगे इस शाखा के अंतर्गत एग्जाम में नहीं आता है, वन नंबर में 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक। इस शाखा के अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। विवर्तन मतलब बढ़ जाना, लाइट का बटना। हाँ हो गया।
अंजलि कहीं कोचिंग कर रही है? तो भाई भाई के साथ कर रहे हैं। कहाँ? मुझे नहीं पता, उनके साथ बोल रहे हैं। ये चल रहा है। कब? हाँ, अब दोलन तथा तरंगे। चौथा है दोलन तथा तरंगे। दोलन तथा तरंगे। इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न वस्तुओं के कंपनों कंपनों का अध्ययन किया जाता है। पांचवा वैद्युत गतिकी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस शाखा के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकित वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखो क्या है कि भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत परमाणुओं एवं नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। भौतिकी के सूक्ष्म प्रभाव के अंतर्गत, ठीक है, परमाणु एवं नाभिकों से संबंधित परिघटनाओं की व्याख्या की जाती है। इन परिघटनाओं की व्याख्या चिरसम्मत भौतिकी के नियमों से नहीं की जा सकती। इसके लिए आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग किया जाता है। इस शाखा में द्रव्य के संगठन एवं संरचना, मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि के अभिलक्षणों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन क्या हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज अरे नहीं याद रहेगा, ट्रिको भूल गई। तब का ट्रिकवा मेन तो ट्रिकवा है, कहाँ तक कोई याद रखेगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। सही है। अच्छा, ये हो गया
वास्तव में भौतिकी का अध्ययन उत्तेजक एवं रोमांचकारी है, जो सभी विज्ञान की शाखाओं का आधार बेसिस है। भौतिक विज्ञान में एक और तो अनेक सूक्ष्म कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, अणु आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि दूसरी ओर विशाल आकाशीय पिंडों जैसे सूर्य, ग्रह, गैलेक्सी आदि का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान सूक्ष्म परमाणु से विशालकाय ब्रह्मांड में फैली प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या कुछ मूल तथ्यों के आधार पर करता है। इसके अतिरिक्त यह प्रकृति में छिपी आभासी जटिलता में सममित सिमेट्री तथा सरलता सिंप्लिसिटी प्रदर्शित करता है। इस प्रकार भौतिकी विज्ञान का सर्वाधिक उत्तेजक और चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग शाखा है। अतः यह स्पष्ट है कि विज्ञान की इस शाखा में ज्ञानार्जन एवं इसके विस्तार की कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि वह संपूर्ण भौतिकी का ज्ञाता है। ठीक है ना? चाहे मैथ हुआ, चाहे फिजिक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे बायोलॉजी हुआ, ये कोई दावा नहीं कर सकता कि वो पूरा 100% जानकारी रखता है। ठीक, आज के युग में कोई भी व्यक्ति भौतिकी से अलग नहीं रह सकता। यह एक सरल तथा मनोरंजक विषय है। भौतिकी को समझने के लिए छात्रों को स्वयं प्रयोग करना चाहिए। प्रयोगों से प्राप्त अनुभव उत्तेजक तथा ज्ञानवर्धक होते हैं तथा वे भौतिकी के कुछ नियमों का विषय में जानकारी देते हैं। उदाहरण स्वरूप सेब के जमीन पर गिरने तथा चंद्रमा की गति से न्यूटन ने अपने प्रसिद्ध गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया। पतीली के ढक्कन के ऊपर नीचे कूदने की घटना ने भाप इंजन के आविष्कार को आधार प्रदान किया। चर्च में लटकते लैंप के दोलनों ने गैलीलियो को समय मापने की विधि प्रदान की। बाथ टब से जल के बाहर निकलने की घटना ने आर्किमिडीज को प्रसिद्ध तैरने के नियम की खोज की प्रेरणा प्रदान की। विद्युत वाहक बल के किसी ब्रह्म स्रोत के अनुपस्थिति में गतिमान चुंबक के कारण निकटवर्ती कुंडली में धारा की उत्पत्ति होने ही घटना ने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम देने को प्रेरित किया। इन नियमों के कारण ही विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर आदि की खोज हुई। आजकल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि घटनाओं का टेलीविजन पर सीधा प्रसारण किया जाता है तथा इसके प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करके बाद में अध्ययन किया जाता है। इन प्रेक्षणों से प्रकृति के रहस्यों को नए नियम प्रतिपादित करके समझाया जाता है। रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सिनेमा, कंप्यूटर, सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, मोटर, जनरेटर, कैलकुलेटर, मोटर कार आदि सभी भौतिकी के देन है। इस प्रकार भौतिकी विज्ञान में अजीवित विश्व की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जो कि जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक है। अच्छा, अतः स्पष्ट विज्ञान की शाखा में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकते आज के युग में को समझने की छात्रों को चाहिए। हाँ, ये बताइए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे प्रतिपादित किया? क्या सोच समझ कर प्रतिपादित किया था? सेब गिरा था। हाँ, और चंद्रमा की गति के से। ठीक है। अच्छा, भाप का इंजन का आविष्कार किसके आधार पर किया गया? प्लेट के केतली जिसमें चाय बनता है, उसमें देखा कि ये भाप की वजह से ऊपर नीचे ढक्कन हो रहा है। उसी के आधार पर उसी के आधार पर भाप इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक। अच्छा, और ये दोलनों तथा और क्या था? दोलन था, तरंगे। दोलन का कैसे आविष्कार हुआ? कैसे पता चला दोलन है? इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं के कंपनों का अध्ययन किया जाता है। नहीं, जैसे कि ये है आविष्कार, जैसे कि है गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार हुआ, भाप इंजन का आविष्कार हुआ। ठीक उसी प्रकार से कैसे पता चला कि दोलन वस्तु में दोलन भी है? तो लैब था, उसमें लैंप था, उसमें लैंप था। ठीक है ना? वह हिल रहा था। गैलीलियो ने देखा तो ये पाया कि ये तो हिल रहा है, यानी इसमें दोलन है। ठीक है, उससे इसका आविष्कार हुआ। अच्छा, तैरने का नियम की खोज की प्रेरणा कैसे मिला? नहीं, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज। तो जो नहाने वाला टब होता है उसमें पानी भरा,
ठीक। जब पानी भरा तो बाहर वो जब पानी भर गया तो बाहर निकलने लगा, तो उससे ये निष्कर्ष निकाला कि इंसान या फिर कोई जीव तैर भी सकता है, ठीक है ना। उससे पहले ऐसा नहीं कि नहीं तैरते थे बट उतना ज्ञान नहीं था, ठीक। इसका खोज किसने किया? आर्किमिडीज। भौतिकी, प्रौद्योगिकी एवं समाज, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। भौतिकी विज्ञान की सभी शाखाओं का मित्र है। भौतिकी विज्ञान की सभी शाखाओं का मित्र है। भौतिकी, ठीक है ना, विज्ञान की सभी शाखाओं का मित्र है। इसका विज्ञान की सभी शाखाओं के विकास तथा समाज के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिकी एवं प्रौद्योगिकी, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कभी प्रौद्योगिकी नवीन भौतिकी को जन्म देती है तो कभी भौतिकी नवीन प्रौद्योगिकी के उदय का कारण बनती है। भौतिकी विज्ञान के प्रायोगिक पक्ष ने शिल्प, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के विकास को महत्वपूर्ण आयाम दिया है। जो जूल द्वारा ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण तथा फैराडे द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोजों ने केवल समाज को ही लाभान्वित नहीं किया बल्कि प्रौद्योगिकी के आधार पर रखा। अच्छा ये बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है? फैराडे, ठीक। उन्हीं का फैराडे एक नाम है शख्स का, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक पड़ा, ठीक। अच्छा, ऊष्मा का मात्रक तो पता ही है, जूल है, ठीक। अच्छा, भौतिकी के प्रौद्योगिकी पर प्रभाव के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। लीवर निकाय, लीवर सिस्टम के अध्ययन से अनेक मशीनों के डिजाइन तैयार किए गए, ठीक है। लीवर सिस्टम के अध्ययन से, लीवर सिस्टम भी ये भौतिकी में ही आता है, फिजिक्स में ही आता है, ये भी एक शाखा है। इसी के अध्ययन से मशीनों का डिजाइन कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, उसके विषय में इससे जानकारी प्राप्त होती है। किससे? लीवर सिस्टम से, ठीक। दूसरा, तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। तरल बहाव, लिक्विड फ्लो के अध्ययन से वायुयान की खोज हुई। ऊष्मा के कार्य में रूपांतरण की खोज से ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। अर्धचालकों, संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर के अध्ययन से रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर तथा रोबोट का निर्माण संभव हुए, ठीक। नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के अध्ययन से नाभिकीय भट्टी तथा परमाणु बम के निर्माण संभव हुए। नाभिकीय विखंडन की वजह से परमाणु बम, नाभिकीय भट्टी का ये सब निर्माण हुआ। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के अध्ययन से हाइड्रोजन बम का निर्माण संभव हुआ। एक्स किरणों के अध्ययन से एक्स किरण मशीन का निर्माण संभव हुआ, जिसकी चिकित्सा विज्ञान में अत्यधिक महत्व है। लेजर के अध्ययन से कैंसर के उपचार तथा गुर्दे व गाल ब्लेडर से पथरी निकालने की युक्तियों का विकास संभव हुआ। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भौतिकी के आधुनिक विकास के प्रौद्योगिकी में अनेक सुधार किए तथा औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। भौतिकी एवं समाज, वर्तमान समय में इस सत्य को कोई भी व्यक्ति सहजतः स्वीकार कर लेगा कि आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो कि अपने विकास के चरम पर है, में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माने क्या होता है? सीधा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक। डायरेक्ट माने क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष होता है। भौतिकी का अभूतपूर्व योगदान है। भौतिकी में हो चुके अथवा वर्तमान में चल रहे अनुसंधान कार्य एवं उससे प्राप्त परिणाम कमोवेश सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक सोच एवं उसकी दिशा को निसंदेह प्रभावित करते हैं। यह कहा जाए कि समाज की भौतिकी प्रगति में भौतिकी तथा विज्ञान के अन्य दूसरी शाखाओं के किसी न किसी तरह से योगदान रहता है। 18वीं शताब्दी में हुई इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के केंद्र में जेम्स वाट द्वारा आविष्कृत भाप इंजन ही था। वर्तमान समय में यातायात तथा दूरसंचार के क्षेत्रों में हुई बहुत अभूतपूर्व प्रगति के परिणामस्वरूप विश्व के सुदूर स्थित क्षेत्रों के बीच दूरियां अपेक्षाकृत कम हुई हैं, जिसके फलस्वरूप संसार के अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों के मिलने से उनके बीच सांस्कृतिक एवं वैचारिक आदान प्रदान से हर किसी को नई नई चीजें सीखने के उपयुक्त अवसर प्राप्त हुए। अतः इन परिस्थितियों में लोगों में व्याप्त रूढ़िवादी तथा संकोच को काफी सीमा तक कम किया गया है। अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, ECG, CT स्कैन, कलर डॉपलर और इसी प्रकार अन्य बहुत सारे आविष्कारों ने चिकित्सा विज्ञान तथा चिकित्सा को काफी सुधार प्रदान की है। संप्रेषण उपग्रहों
संप्रेषर उपग्रहों ने चिकित्सा विज्ञान तथा चिकित्सकों को काफ़ी सुविधा प्रदान की। संप्रेषर उपग्रहों की सहायता से आज हम संसार के किसी भी कोने में होने वाली किसी भी घटना की उसी क्षण सजीव लाइव देख सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान, स्पेस साइंस, रेल आरक्षण, बिजली का बिल, इंटरनेट बैंकिंग एवं अन्य बहुत से महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रों में कंप्यूटर की उपयोगिता सर्वव्यापी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कंप्यूटर आज की प्रगति के लिए प्राणवायु के समान है तथा इस मशीन की मशीनरी एवं इसकी मशीनरी संचालन की विधि भौतिकी की ही देन है। जैसा कि विविध है, जहाँ स्रोत है वहाँ गर्त भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ विकास वहाँ विनाश भी है। इस प्रकार भौतिकी के चमत्कारी अन्वेषण निश्चित रूप से समानता सर्वश्रेष्ठ सेवक है, पर तभी तक जब तक कि इनका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो। इसका दूसरा पक्ष बहुत काला, डार्क एवं विभिन्न है। इसके दुरुपयोग से विनाशकारी घटनाएं भी हुई हैं। अतः चमत्कारी अन्वेषणों का सदुपयोग तथा संभव है जब तक ईश्वर समय हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर रहे हैं। भौतिकी कुछ अग्रणी वैज्ञानिक, यदि हम भौतिकी के महान वैज्ञानिक और उनके कार्यों का परिचय न दें तो भौतिकी का परिचय अपूर्ण हो रहेगा। निम्न तालिका में उनके संक्षिप्त विवरण है। हाँ जी, इसमें क्या क्या पूछता है? जड़त्व का नियम किसने दिया? पेंसिल है? जितना टिक लगा रहे हैं उतना तो लर्न करके कर सुना। देखो, गैलीलियो किसका खोज किया? गैलीलियो ने जड़त्व का खोज किया। ये कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। ठीक, बॉयल का नियम किसने खोज की? बॉयल मतलब उबाल, पानी का उबाल। रॉबर्ट बॉयल। हाँ, रॉबर्ट बॉयल। ये कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। ठीक है, अच्छा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्तोलक का नियम, उत्प्लावन का नियम, तरंग दोलन, ये कौन खोज किया था? अभी कुछ देर पहले हम लोग वार्तालाप किए इसके विषय में। आर्किमिडीज। ये कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। ठीक, अच्छा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये कौन सा खोज किया था? हाँ, कौन खोज किया था? सी हाइजेंस खोज किया था। ये नीदरलैंड का रहने वाला था। हाँ। प्रकाश का विवर्तन कौन खोज किया था? फ्रेनल किया था। ये फ्रांस का रहने वाला था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत अपघटन के नियम, डायनामो, ये कौन खोज किया था? फैराडे ने किया था। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था? ये भी इंग्लैंड का ही रहने वाला था। वैद्युत धारा तथा चुंबकत्व, ये कौन खोज किया था? एम्पियर। ये किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है, वैद्युत धारा का। वैद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, ये फ्रांस का रहने वाला था। परमाणु का नाभिक मॉडल, तत्वों का इलेक्ट्रॉन तथा धन किरणों का E/M निर्धारण, ये कौन खोज किया था? जे थॉमसन ने किया था। ये इंग्लैंड का रहने वाला था। सबसे पहले कृत्रिम यानी मनुष्यों के द्वारा रूपांतरण परमाणु में नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है ना, ये न्यूजीलैंड का रहने वाला था। हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल, विकिरण का क्वांटम मॉडल, ये कौन खोज किया था? नील बोर ने किया था। ये डेनमार्क का रहने वाला था। एक्स किरणों की खोज किसने की? रांजन किया था। ये जर्मनी का रहने वाला था। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? बेकुरल, ये फ्रांस का रहने वाला था। क्वांटम सांख्यिकी की खोज किसने किया? S.N. बोस ने, भारत का रहने वाला था। इसमें से जितना लगा रहे हैं उसमें से एग्जाम में जरूर 1 से 2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत, गैस अणुओं का वेग वितरण का खोज किसने किया और कहाँ रहने वाला था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने किया था। और ये इंग्लैंड का रहने वाला था। ये जगह नहीं पूछता है, जगह अगर पूछेगा भी तो कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, अच्छा। रेडियो, हाँ बस नाम पूछेगा, खोज करता। ठीक है, रेडियो तथा पोलोनियम की खोज किसने की? प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन
किसके द्वारा हुआ? उसका खोजकर्ता कौन था? रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किसने किया? रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मैडम क्यूरी, ये पोलैंड की रहने वाली थी, ठीक। और रहा अब अपने भारत का, तो यहाँ तापीय आयनीकरण का सिद्धांत अपने भारत का शख्स मेघनाथ साहा ने किया था। मेघनाथ साहा ने यहाँ रह के अपने इंडिया के तापीय आयनीकरण का सिद्धांत दिया था, ठीक। हाँ, यही एक बंदा था बेचारा। हाँ, प्रकृति में मूल बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति परिवर्तन या विरूपण उत्पन्न करता है। आजकल यह माना जाता है कि प्रकृति में केवल 4 प्रकार के मूल बल हैं तथा अन्य प्रेषित बल व्युत्पन्न बल हैं। प्रकृति में मूल बल निम्न है। बल 4 प्रकार के। इसमें बढ़िया है, आया नहीं भी और उम्मीद आएगा भी। बल वाला नहीं जी, हाँ लड़को बल वह कारक है जिससे वस्तु का स्थानांतरण होता है। बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, चौथा इंग्लिश क्षीण नाभिकीय बल, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एक्टिव न्यूक्लियर फोर्स विथ WEAKV। बाकी और न्यूक्लियर फोर्स नोट कर लेना। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बल कितने प्रकार के होते हैं? तो बल वह कारक है जिसमें वस्तु का स्थानांतरण होता है, बल कहलाता है। बल मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट है चौथा कमजोर नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स।
अब हम लोग एक एक करके गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, कमजोर नाभिकीय बल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब पहला आप डालिए गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझती हैं? ग्रेविटी इसके अंदर होता है, gravity मतलब force। अगर हम साधारण भाषा में जानना चाहें तो आप समझा सकती हैं? उसकी ग्रेविटी, अरे ग्रेविटी तो जैसे लिखा कि है, आप खड़े हैं तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल लगा ही है, अगर हम बैठ जाएंगे तब नहीं ग्रेविटी रहेगा? लग रहेगा। रहेगा, सोएंगे तब नहीं रहेगा? अरे तो भी खड़े हैं तो ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि अच्छा, इसमें- बैठेंगे तो कम रहेगा। अच्छा, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं क्या सभी के साथ ग्रेविटी अपना संबंध रखता है? रखता है। तो उसको किसी और रूप में हम कह सकते हैं, किसी और भाषा में कह सकते हैं? किस तरह से? यही एक आकर्षित बल भी तो कह सकते हैं, हाँ, आकर्षण करता है। आकर्षण करता है। अगर मान सपोज डेट मान लीजिए ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा? हम लोग खुद ही नहीं खड़े रह पाएंगे। खड़े नहीं रह पाएंगे तो क्या करेंगे? इधर उधर डोलेंगे? नहीं, हाँ डोलेंगे, मतलब उड़ेंगे। अच्छा, उड़ेंगे। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे? जैसे कि चंद्रमा पे होता है, हाँ, चंद्रमा वहाँ पे पे होता है। ग्रेविटी फोर्स बहुत कम है हाँ है। और यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए हम लोग खड़े हैं। हम लोग को पृथ्वी खींचा हुआ है। सपोज डेट आप हम इस पृथ्वी पर 2 फीट कूदते हैं तो क्या आप चंद्रमा पर भी 2 फीट कूद लेंगे? नहीं, वहाँ पे नहीं कूद पाएंगे, कूद ही नहीं पाएंगे। कूद पाएंगे, हाँ, मगर जब नीचे जाएंगे तब ना कूद पाएंगे। नीचे जाइबा नहीं करेंगे। अरे मतलब वहाँ देखिए उस ग्रह पे हम जब पहुँचेंगे, चंद्रमा पे जाए, अच्छा ये बताइए उपग्रह है कि उपग्रह है? उपग्रह। क्यों उपग्रह है? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और आप आंसर बताइएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए जब हम उस चंद्रमा पर उतरेंगे और जैसे कि यहाँ पर हम लोग छलांग लगाते हैं 2 फीट, तो यहाँ वहाँ पर भी और भी ज्यादा वहाँ पर 2+ हो जाएगा, यानी 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है? ग्रेविटी कम होने की वजह से हो रहा है। और यहाँ हम लोग खड़े क्यों हैं? ग्रेविटी अधिक होने की वजह से खड़े हैं। बैठ मतलब कुछ भी कर ले रहे हैं, कोई भी वस्तु एक जगह जहाँ रख रही हूँ वहाँ रह रहा है, किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से है। ठीक है ना? तो किया हुआ है, हाँ? आकर्षित किया हुआ हाँ, आकर्षित किया है। ठीक है ना? तो हम लोग ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये कौन सा नियम प्रतिपादित करता है? एक है वो कूलाम का नियम, भी कूलाम का नियम ही इस पे फॉलो करता है। ठीक है ना? तो कूलाम का नियम क्या कहता है? किसी तार में, यही ना जो आप बताएं। तारवा भूल जाओ, इलेक्ट्रिसिटी से बाहर निकल जाओ, अब पदार्थ पे आ जाओ। किसी पदार्थ में उत्पन्न धारा और अरे कहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से बाहर निकल जाओ, अब Q = NE पे वो इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा। और ये बताना है उस पर F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2/R²।
तो नोट करो, देखो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, Q1 Q2 था। ये Q1 Q2 का चीज है, आवेश है, आवेश का मात्रक का है, कूलाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग दो पिंडों की बात कर रहे हैं, दो पदार्थों की बात कर रहे हैं। इस पदार्थ में क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा, यही ना होगा। तो Q1 Q2 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, M1 × M2 रखेंगे, ठीक है ना। बाकी R स्क्वायर जो डिस्टेंस है वो तो डिस्टेंस होगा ही होगा, ग्रेविटी तो हो ही जाएगा, F अनुक्रमानुपाती, M1 × M2 by R स्क्वायर, हाँ फिर इक्वल टू G उधर हाँ है, हाँ हाँ हाँ, ठीक। ये G का ही तो हाँ फॉर्मूला तो है। इसका नोट कर लीजिए आप, गुरुत्वाकर्षण अथवा गुरुत्वीय बल, नोट कीजिए, दो पिंडों के बीच दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के विमानों की गुणनफल के गुणनफल अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के अच्छा, व्युत्क्रमानुपाती से आप क्या समझती हैं? वन बाई हो जाता है, हाँ वेरी गुड, 1/, हो जाता है। किसका बाई होता है? संख्या की। हाँ जो भी संख्या रहेगा, जिसका भी हम करना चाहें। अच्छा मान लीजिए हम अर्पिता का व्युत्क्रमानुपाती करना चाहें तो वन क्या? बाई ही हो जाएगा, वर्ग की हाँ वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हो हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय बल पे विद्युत चुंबकीय बल है, इसका फार्मूला नोट कर लीजिएगा, F अनुक्रमानुपाती M1 × M2 by R स्क्वायर, F इक्वल टू K M1 × M2 by R स्क्वायर। हो गया? T का मान दे दो इसमें, कांस्टेंट। हाँ यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान लिखाएगा। अब देखिए, अब लिखिए विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसका मात्रक भी नहीं होगा, किसका? इसका फोर्स का न्यूटन। न्यूटन होगा। अच्छा सपोज डेट, चलिए अब याद दिला के बता दें, न्यूटन होता है, ठीक। और अब मान लीजिए किसी कारणवश आप भूल गए न्यूटन, तो बताइए मात्रा क्या होगा? M1 × M2 जो है वो kg हो जाएगा, किलोग्राम इसका। किलोग्राम हो गया, चलिए एक सही नहीं ना होगा, डबल होगा, चलिए किलोग्राम हो गया। और R का जो है आर का क्या होगा? सेकंड होगा ना इसका। क्या होगा इसका? मीटर पर सेकंड होगा। हाँ R यहाँ पर के का मान होगा 6.67 गुणे 10 पे पावर 6.67
हाँ, 6.67 गुणे 10⁻−11 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तब इसका भी तो लगेगा इसमें। बनाना पड़ेगा उसका। ये देखो, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुणे का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम स्क्वायर से किलोग्राम स्क्वायर कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, खाली न्यूटन बच गया, न्यूटन होगा। ठीक, समझ में आया? अब चलिए विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के विषय में जानते हैं। लिखो, दो आवेशित कणों के बीच दो आवेशित कणों के बीच विद्युत चुंबकीय बल उनके दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला नोट कर लीजिए। F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। F इक्वल टू, फिर लिखिए F इक्वल टू हाँ के हो गया। डबल आवृत्ति
प्रबल नाभिक के बल एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलो नोट करो। बोलिए। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। अब लिख लो प्रबल नाभिकीय बल के मुख्य लक्षण। प्रबल नाभिकीय बल के मुख्य लक्षण। पहला है प्रबल नाभिकीय बल विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक। इसे में हाँ प्रबल नाभिकीय बल हाँ विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना अधिक मजबूत होता है। दूसरा लिखो प्रबल नाभिकीय बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा लिखो यह बल केवल नाभिक के अंदर ही प्रभावित रहता है। नाभिक के अंदर ही प्रभावित रहता है। अगला लिखो क्षीण नाभिकीय बल यानी कमजोर न्यूक्लियर फोर्स। इसमें लिखो कुछ नाभिकीय घटनाएं। जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला। हाँ नाभिक के बीटा
के बीटा 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 का प्रतीक बना लेना। बीटा का कैसे रहेगा इसे में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल कमजोर नाभिकीय बल यानी क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। के बीच कार्य करने वाला बल बल क्षीण नाभिकीय बल कहलाता है। हाँ, तो एक लेक्चर और हम लोग का बचा है, लेक्चर 4। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक। और आप लोग अपना सुविचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया कीजिए, ताकि हम अपने लेक्चरों को या फिर किसी भी गलतियों को या फिर जिससे भी प्रॉब्लम हो उसको हम सुधार कर सकें, ठीक। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।